50 मार्क सीरीज विल बी डिस्कसिंग द टॉपिक लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। तो देखिए, अगर आप विदेश में पैसे भेजना चाहते हैं, हो सकता है आपको कहीं इन्वेस्ट करना है, आपको अपने किसी रिलेटिव को भेजना है, आपको किसी पैसे गिफ्ट करने हैं, आपको बाहर पढ़ने जाना है, तो आपको इंडिया से फॉरेन में पैसा भेजना है, तो उसके लिए आरबीआई ने एक स्कीम निकाली है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। तो आपके लिए ईजी हो जाए आउटवर्ड रेमिटेंस करना। आउटवर्ड रेमिटेंस यानी कि इंडिया से बाहर पैसे भेजना, तो उसके लिए ये स्कीम है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। तो ये स्कीम किन के लिए है? आप अगर इंडिविजुअल हैं, इवन जो माइनर्स हैं यानी कि जिनकी एज 18 साल से कम है, वो भी इस स्कीम के तहत विदेश में पैसे भेज सकते हैं। कितने भेज सकते हैं? तो एक फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का जो फाइनेंशियल ईयर है, उसमें एक इंडिविजुअल इंक्लूडिंग माइनर $250,000 या इक्विवेलेंट फॉरेन में भेज सकते हैं। चाहे आपको कोई करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शन है, चाहे कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शन है, आप एलआरएस के थ्रू पैसा भेज सकते हैं। तो देखिए, अगर एक माइनर पैसा भेजना चाहता है, तो जो डिक्लेरेशन फॉर्म होगा उस पर काउंटर साइन होंगे, उस माइनर के नेचुरल जो गार्डियन होंगे, माँ बाप होंगे, उनके साइन उस फॉर्म पे होंगे। ये जो स्कीम है, ये कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म्स, एचयूएफ, ट्रस्ट, उनको अवेलेबल नहीं है। इंडिविजुअल हैं या फिर जो माइनर है, उनके लिए स्कीम अवेलेबल है। इस स्कीम को यूज करने के लिए आपको पैन कार्ड प्रोवाइड करवाना जरूरी है। सो पैन कार्ड इज मैंडेटरी। देखिए, एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। तो जैसे मैं हूँ, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया, आई एम द सोल प्रोप्राइटर, मैं ही हूँ, मैं ही उस बिजनेस को चलाती हूँ। तो मेरे और उस बिजनेस के बीच में उसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें कोई लीगल डिस्टिंक्शन नहीं होगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि 2.5 लाख मैंने अपने नाम से भेज दिए, $2.5 लाख, और $2.5 लाख मैंने अपने बिजनेस के नाम से भेज दिए जो मेरा सोल प्रोप्राइटरशिप है। तो वो सेम ही हमें माना जाएगा, हम कि हमारी मिला के ही $2.5 लाख की लिमिट होगी। ठीक है। अगर आप किसी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए विदेश पैसा भेजना चाहते हैं एलआरएस के अंडर, तो आप जिस बैंक अकाउंट को यूज करते हैं वो एटलीस्ट 1 साल पुराना होना चाहिए। सो मिनिमम 1 ईयर प्रायर टू दैट ट्रांजेक्शन आपका एक बैंक अकाउंट मेंटेन होना चाहिए। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में इशू नहीं है, कैपिटल अकाउंट में 1 साल पुराना अकाउंट होना चाहिए। अब आप कितनी बार पैसे भेज सकते हैं, उस पर कोई भी लिमिट नहीं है, जितनी मर्जी बार भेजिए, लेकिन सब मिला के $2.5 लाख आपका विदेश जाना चाहिए। आप क्या करते हैं, आप अपने बैंक की एक ब्रांच को डेजिग्नेट कर देते हैं कि ये मेरी ब्रांच है जिसके थ्रू मैं एलआरएस की ट्रांजेक्शन करूंगा। तो अगर आपकी फैमिली में, मान लो मैं हूं और मेरी सिस्टर है, हमें विदेश में पैसा भेजना है, तो उसकी लिमिट भी $2.5 लाख है, मेरी भी $2.5 लाख है। तो हम मिला के कंसोलिडेट करके भी 5 लाख जैसे हमने भेज दिए, 2.5 उसने भेजे, 2.5 मैंने, उसने भी अपनी लिमिट यूज करी, मैंने भी करी। तो कुछ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस यूज करके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो अपने जो लिमिट्स हैं उन्हें कंसोलिडेट करके भी बाहर पैसा भेज सकते हैं। आप इवन मॉरिशस या पाकिस्तान में कोई करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस करना चाहते हैं, उस पर भी कोई लिमिटेशन नहीं है, पैसा भेज सकते हैं। आप किसी भी फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी, चाहे येन है, चाहे रेमनिम्बी है, चाहे यूरो है, पाउंड है, आप भेज सकते हैं। ठीक है, $2,50,000 वो कन्वर्ट कर लो कि येन में कितने बनते हैं, तो उतने आप भेज सकते हो। तो अगर आप देखें, कुछ डाटा है, 2022 में फंड्स सेंट ओवरसीज सिर्फ अक्टूबर और दिसंबर 2022 के बीच में $6 बिलियन भेजा गया है इस स्कीम के तहत। ठीक है, और अगर हम एलआरएस स्कीम की पूरा फाइनेंशियल ईयर देखें 2022, तो $20 बिलियन भेजा गया है। 21 में हमने $13 बिलियन हमारे देश से गया था। सो बहुत बड़ा अमाउंट गया है। बहुत बार देखा गया कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो है वो ओवरसीज में पैसा एक्यूमुलेट कर लेते हैं, कोई ज़रूरत भी नहीं है, इवन कहीं तो थोड़ा टैक्सेशन का भी यहाँ पे इशू हो रहा है। तो $2.5 लाख का लिमिट है। तो बहुत सारी ये जो स्कीम्स की यूटिलाइजेशन हो रही है, तो $बिलियन जो है पैसा भेजा जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए, अगर मान लो मैंने एलआरएस के थ्रू पैसा भेजना है, ठीक है, सो द इन्वेस्टर हु हैज रिमिटेड फंड्स अंडर एलआरएस, बाहर पैसे भेजें, तो उसने जो भी वहां पे रिटेन करना है, री इन्वेस्ट करना है, वो कर सकता है। जो भी उसका पैसा है वो बाहर भेज के कर रख सकता है। लेकिन अगर उसका पैसा कुछ वापस आता है, कुछ अनस्पेंट रह जाता है, अनयूज्ड फॉरेन एक्सचेंज उसके पास पड़ा रहता है, तो वो 180 डेज के अंदर अंदर उसको सरेंडर करना होता है ऑथराइज पर्सन के बाद। मान लो कि मैंने $1 लाख भेजना था और मैंने सिर्फ $80,000 भेजा, 20,000 मेरे पास पड़े हैं, अनस्पेंट रह गए हैं, तो 180 डेज के अंदर अंदर मुझे वो अनस्पेंट अमाउंट किसी ऑथराइज्ड पर्सन, यानी कि ऑथराइज्ड पर्सन कौन से होते हैं, जिन्हें अलाउड होता है फॉरेन एक्सचेंज में डील करना, उनके पास मुझे सरेंडर करके रुपी में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं विदेश में कोई पैसा
इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्या आरबीआई ने कोई गाइडलाइंस दिए हैं कि इसी रेटिंग के शेयर्स इक्विटी डिबेंचर्स में इशू कर सकते हो? कोई गाइडलाइंस दिए नहीं। आपके $2.5 हैं, आप चाहो आप जैसी क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो आप कर सकते हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट करते हुए आपको ड्यू डिलिजेंस रखना है। आपको जो भी आप डिसीजन लेते हो वो आपको ध्यान से करना है, और आपको ध्यान रखना है कि जो इंडिया में ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस 2022 हैं, जो डायरेक्शंस हैं आरबीआई के, वो आप फॉलो कर रहे हो। बट एलआरएस के अंडर कोई अलग से गाइडलाइंस नहीं प्रोवाइड किए गए हैं। तो अब पर्पस क्या है जिसके लिए आप एलआरएस के तहत पैसे भेज सकते हो? अगर आपका कोई प्राइवेट विजिट है, नेपाल भूटान के अलावा किसी भी आप कंट्री में प्राइवेट विजिट करने जा रहे हो, किसी को पैसा विदेश में गिफ्ट या डोनेट करना चाहते हो, आप बाहर नौकरी करने जा रहे हो, आप शिफ्ट ही हो रहे हो बाहर, आप अपने किसी क्लोज रिलेटिव को पैसा भेजना चाहते हो, आपका कोई बिजनेस है, कॉन्फ्रेंस है, आपका कोई मेडिकल एक्सपेंस है, आपको चेकअप करवाने जाना है, आप मरीज के साथ अटेंडेंट बन के जा रहे हो, उसके लिए पैसा भेजना है, आप भेज सकते हो। ठीक है, आपको बाहर पढ़ने जाना है या कोई भी और करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शन करनी है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और कुछ प्रोहिबिटेड भी हैं कि जहाँ पे आपको अलाउड ही नहीं है इस चीज़ की, इस इन पर्पसेस के लिए आपको एलआरएस के तहत पैसा भेजना अलाउड नहीं है। तो जो हमारे शेड्यूल 1 है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स जो हैं फेमा के, उसमें कुछ आइटम्स दे रखे हैं। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स 2000 के अंदर शेड्यूल 1 में वो ट्रांजैक्शन दे रखी हैं जिसके लिए बाहर पैसा भेजना रिस्ट्रिक्टेड है। तो वो शेड्यूल 1 की आइटम्स आपको पैसा भेजना अलाउड नहीं है। शेड्यूल की आइटम्स में स्पेसिफिक मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का परमिशन लेके ही आप पैसा भेज सकते हो, अदरवाइज नहीं भेज सकते हो। उसके अलावा भी अगर आप मार्जिन या मार्जिन कॉल्स के लिए ओवरसीज एक्सचेंज में पैसा भेजना चाहते हो, आप इंडियन कंपनी ने जो फॉरेन में कोई फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इशू किए हैं उसमें आप इन्वेस्ट करने के लिए इंडिया से पैसा नहीं भेज सकते हो। आप फॉरेन एक्सचेंज अब्रॉड में ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ से पैसा नहीं भेज सकते हो। इसके अलावा अगर आप किसी ऐसी कंट्री को पैसा भेजते हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जिन्हें एफएटीएफ ने, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने बोला है कि ये नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज हैं, ये टेररिज्म को सपोर्ट करती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट करती हैं, तो कैपिटल अकाउंट रेमिटेंसेस आप वहाँ पे नहीं कर सकते हो। कैपिटल अकाउंट, नॉट करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट रेमिटेंसेस आप नहीं कर सकते हो। ऐसा कोई भी इंसान जो आरबीआई ने बोला है, कोई एंटिटी है आरबीआई ने बोला है कि ये इनका रिस्क है कि ये टेररिज्म के एक्ट कमिट कर सकते हैं, उनको भी आप पैसा नहीं भेज सकते हो। ठीक है, and gifting by a resident to another resident in foreign currency for the credit of letters foreign currency account held abroad LRS, तो इन पर्पसेस के लिए आप यहाँ से वहाँ पे पैसा नहीं भेज सकते हो। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या एक इंडियन एलआरएस स्कीम के तहत किसी एनआरआई या पीआईओ को लोन दे सकता है? तो यस, जो इंडियन रेजिडेंट इंडिविजुअल है वो रुपी लोन दे सकते हैं, रुपी लोन दे सकते हैं किसी एनआरआई पीआईओ को जो उनका क्लोज रिलेटिव हो। क्लोज रिलेटिव की डेफिनेशन जो है वो कंपनीज एक्ट में दे रखी है। तो मैं यहाँ इंडियन रेजिडेंट हूँ, मुझे अपने किसी एनआरआई पीआईओ रिश्तेदार को, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को लोन देना है, तो मैं रुपी फॉर्म में लोन दे सकती हूँ। ठीक है, क्रॉस चेक के थ्रू पेमेंट कर सकती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के थ्रू मैं उनको पेमेंट करके लोन दे सकती हूँ, और वो उसी एलआरएस की जो $2.5 लाख की लिमिट है ना, उसी के अंडर वो लोन होना चाहिए। लोन की जो मेच्योरिटी कम से कम 1 साल होनी चाहिए, मतलब कम से कम 1 साल के लिए पैसे दूं, और इंटरेस्ट फ्री लोन होना चाहिए। इंटरेस्ट लेके मैं अपने रिश्तेदार को लोन नहीं दूंगी, एंड विद इन एलआरएस लिमिट ही दूंगी। और ये लेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंश्योर करना कि वो सही पर्पस के लिए ही वो पैसा यूज हो। मैं पैसे दे रही हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर कि सही जगह के लिए उसको चाहिए, ऐसे सट्टेबाजी के लिए पैसा नहीं चाहिए है। तो वो पर्सन जो मुझसे लोन ले रहा है उसे अपनी किसी पर्सनल रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, इंडिया में कोई बिजनेस करना है, उसके लिए वो लोन का इस्तेमाल कर सकता है। कभी भी लोन ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए नहीं यूज़ हो सकता जो प्रोहिबिटेड है। जैसे किसी ने चिट फंड में इन्वेस्ट करना है, निधि कंपनी में इन्वेस्ट करना है, एग्रीकल्चर लैंड लेना है, प्लांटेशन एक्टिविटी करनी है, रियल एस्टेट बिजनेस करना है, कंस्ट्रक्शन करनी है फार्म हाउस की, ये सब अलाउड नहीं है। तो इसके लिए वो लोन नहीं ले सकता मुझसे एनआरआई जो है। ना ही ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स खरीदने के लिए मुझसे कोई एनआरआई लोन ले सकता है मेरा रिश्तेदार अंडर दी एलआरएस। तो $2.5 लाख ही मैं दे सकती हूँ, लेकिन सर्टेन पर्पसेस के लिए ही दे सकती हूँ। ठीक है, तो हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। उससे पहले मैं बता दूँ, अगर आपको एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमारा जो क्रैश कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है। बैच 3 जो है 31 अगस्त से उसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। तो उसमें आपकी लाइव क्लासेस होंगी, आपको एमसीक्यूज चैप्टर वाइज भी मिलेंगे, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। तो अभी
अगर आपने रजिस्टर भी नहीं किया है तो आप ये भी याद रखिए कि 29 अगस्त तक अब आपका जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो एक्सटेंड हो गया है, तो रजिस्ट्रेशन भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब क्वेश्चन की बात करते हैं। तो LRS के अंडर लिमिट कितनी है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, $2.5 लाख की लिमिट है जो आप पैसा भेज सकते हो। जब स्कीम स्टार्ट हुई थी ना तो $25,000 की लिमिट थी, लेकिन अब वो $2.5 लाख कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग LRS? The remittance can be made in any freely convertible foreign currency. Yes, किसी भी freely convertible foreign currency में पैसा जो है वो भेजा जा सकता है। Bankers can open foreign currency account in India for residents under LRS. तो ऐसा नहीं है, जो मेरा इंडियन अकाउंट है उसी के थ्रू मैं पैसा भेजूंगी, बैंक वाले अलग से कोई फॉरेन करेंसी अकाउंट नहीं खोलेंगे मेरे लिए LRS स्कीम के लिए। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। पैन मैंडेटरी है, ये सही है। आखिरी स्टेटमेंट भी सही है कि सोल प्रोप्राइटरशिप और जो इंडिविजुअल जिसका वो बिजनेस है उनके बीच में कोई भी लीगल डिस्टिंक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो दोनों की जो लिमिट है वो सेम $2.5 लाख ही रहेगी मिला के। तो इनकरेक्ट कौन सा था यहाँ पे? बी यहाँ पे इनकरेक्ट था। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग है प्रोहिबिटेड अंडर LRS? LRS में क्या प्रोहिबिटेड है? लॉटरी टिकट्स, यस, क्योंकि मैंने बोला था ना शेड्यूल 1 की आइटम्स प्रोहिबिटेड है, तो शेड्यूल 1 में लॉटरी भी आती है। और आप फॉरेन एक्सचेंज अब्रॉड में ट्रेडिंग के लिए भी LRS के थ्रू पैसा नहीं भेज सकते, ये भी इसके लिए भी आप नहीं भेज सकते। गिफ्ट करना है, अब्रॉड पढ़ने जाना है, भेज सकते हैं। तो 1 और 2 अलाउड नहीं है, तो ए यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में देंगे। हु अमंग द फॉलोइंग इज परमिटेड टू रेमिट मनी अंडर LRS? LRS के थ्रू कौन पैसा भेज सकता है? इंडिविजुअल, माइनर, HUF या बोथ A and B? इसका आंसर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में दीजिएगा। सो ऑल द best for your exam preparation. So that's it for today. Thank you so much.